अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं मोहसिन और आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं आज के खबरनामे की और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना भारत में नंबर 1। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना में बुलडोजर नहीं चलते बल्कि मुस्तैक लोगों को डबल बेडरूम दिए जाते हैं, यहाँ हर कोई महफूज। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए सीएम केसीआर को दी मुबारकबाद। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह का चौंका देने वाला तबसरा। कहा शायद वो अगली असेंबली में रुकन असेंबली के तौर पर शरीक नहीं होंगे। तेलंगाना से ताल्लुक रखने वाले इनकलाबी गुलकार गदर का हुआ देहांत। कई सियासी कायदीन ने किया ताज़ियत का इजहार। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ड्रग्स से नौजवान नस्ल को बचाया जाए। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। और अब खबरों की तफसील। आंजहानी आचार्य जयशंकर की बरसी के मौके पर आज चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने असेंबली हॉल में उनकी तस्वीर पर फूल चढ़ाते हुए खिराज अकीदत पेश किया। वहीं इस मौके पर स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा, अरकान असेंबली व काउंसिल और दीगर अवामी नुमाइंदों ने भी प्रोफेसर जयशंकर को भरपूर खिराज अकीदत पेश किया। तेलंगाना की गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन, मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने नामपल्ली स्टेशन की जदीदकारी की तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत नामपल्ली रेलवे स्टेशन की जदीदकारी के लिए संग बुनियाद रखा। बताया जा रहा है कि अमृत भारत स्टेशन स्कीम के तहत जुमला 24,470 करोड़ के तखमीने से भारत भर में 508 रेलवे स्टेशनों, जिसमें से तेलंगाना के 21 रेलवे स्टेशनों को आलमी मियार की सहूलियात के साथ दोबारा तैयार किया जा रहा है। मज़कूरा रेलवे स्टेशन की जदीद तामीर मुकम्मल होने पर सयाहत और तिजारत को फ़रोग़ देने के अलावा मुसाफिरों को बेहतर सहूलियात फराहम की जा सकेंगी। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ऑनलाइन तरीक़ेकार के ज़रिए इन रेलवे स्टेशनों का संग बुनियाद रखा। तेलंगाना की जामा तरक्की पर आज इतवार को असेंबली में बात करते हुए वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना रियासत की तश्कील के वक्त पर कैपिटा इनकम बहुत कम थी, ताहम मौजूदा वक्त में तेलंगाना की पर कैपिटा इनकम अच्छी तरक्की कर चुकी है। पर कैपिटा इनकम के लिहाज से तेलंगाना मुल्क में नंबर 1 है। ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక రాష్ట్రం గాని, ఒక అడ్మినిస్ట్రేటివ్ యూనిట్ గాని, ఒక దేశం గాని పెరుగుదల ఉందా, తరుగుదల ఉందా అనే పర్ఫార్మెన్స్ కొన్ని గీటురాలు ఉంటాయి అధ్యక్ష. ఆ గీటురాలలో ప్రధానంగా చూసేది తలసరి ఆదాయం అధ్యక్ష. పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ ఎంత పెరిగింది, ఎంత పెరిగితే అంత రాష్ట్రం అభివృద్ధి దిశలో పోతున్నట్టు పరిగణిస్తారు. పర్ క్యాపిటా పవర్ కావచ్చు, పర్ క్యాపిటా డాక్టర్స్ కావచ్చు, హెల్త్ విషయంలో, ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో, సేఫ్ డ్రింకింగ్ వాటర్ కావచ్చు, వీటన్నిటిని కూడా ఒక పరిగణలోకి తీసుకుంటారు అధ్యక్ష. మదర్ మార్టాలిటీ రేట్ కావచ్చు, ఇన్ఫాంట్ మార్టాలిటీ రేట్స్ కావచ్చు, కొన్ని ఇండెక్సెస్ ఉన్నాయి అధ్యక్ష. అవి ఇంటర్నేషనల్లీ ఫాలోడ్ ఇండెక్సెస్. తెలంగాణ ఏర్పడ రోజు మన స్థానం ఎక్కడో ఉన్నది అధ్యక్ష. ఏర్పడ నుంచి నేటి వరకు మనం పెద్ద రాష్ట్రాలలో నంబర్ 1 స్థానంలో ఉన్నాం అధ్యక్ష. మన పర్ క్యాపిటా ఈరోజు 3,12,000 రూపాయలు ఉంటే, ఏ రాష్ట్రం నుంచి అయితే మనం విడిపోయినామో, ఎవరైతే మనం ఎకసక్కాలు పలికినరో, మీకు పరిపాలన రాదు, మీకు ఇది చేత కాదు, అది చేత కాదు అన్నారో, వాళ్ళ పర్ క్యాపిటా 2,19,000 అధ్యక్ష. మన పర్ క్యాపిటా 3,12,000. ఆల్మోస్ట్ ఒక 1 lakh రూపీస్ డిఫరెన్స్. దాన్ని మించి అధ్యక్ష, ఇప్పుడున్న ఏపీ అయినా తెలంగాణ అయినా మన 10 ఏళ్ల క్రితం వచ్చిన రాష్ట్రం. దాన్ని మించి చాలా స్థిరపడి, చాలా బలంగా ఉండి, ఫైనాన్షియల్ క్యాపిటల్ ఆఫ్ ఇండియా తనతో కలిగినటువంటి మహారాష్ట్ర కావచ్చు, గుజరాత్ మాడలని దేశాన్నంతా గోల్మాల్ చేసి ప్రధానమంత్రి సంపాదించినటువంటి గుజరాత్ రాష్ట్రం కావచ్చు, ఎప్పటి నుంచో స్థిరపడి 70 ఏళ్ళుగా ఉన్నటువంటి తమిళనాడు రాష్ట్రం కావచ్చు, కర్ణాటక రాష్ట్రం కావచ్చు, ఇవన్నీ మనకన్నా సైజులో కూడా చాలా పెద్ద అధ్యక్ష. వాళ్ళ కోస్టల్ సిటీస్ ఉన్నాయి, కోస్టల్ అవన్నీ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి కావచ్చు, లేదా ఢిల్లీ సంఖలో ఉండేటువంటి హర్యానా రాష్ట్రం కావచ్చు. వీళ్ళందరినీ అధిగమించి, వీళ్ళందరినీ తలదన్ని, వీళ్ళకన్నా
ఎక్కువ మొత్తంలో పర్ క్యాపిటా ఉన్నది ఒక తెలంగాణ రాష్ట్రమే అధ్యక్ష. ఇది అన్నిటికీ ఇండికేటర్ అధ్యక్ష. ఇది అన్ని రకాల ఒక సమ్మిళితమైనటువంటి అభివృద్ధి జరిగితే తప్ప ఇది సాధ్యం కాదు. ఏ ఒక్క రంగానికో ఏ ఒక్క వర్గానికో పనులు జరిగితే జరిగినట్టు కాదు అధ్యక్ష. రాష్ట్రంలో అన్ని రంగాలు సామూహికంగా సమ్మిళితంగా అభివృద్ధి జరిగినప్పుడే ఇది సాధ్యమవుతుంది. అది జరిగింది ఇక్కడ చాలా విజయవంతంగానే. దానికి సూచికనే మన పర్ క్యాపిటా ఇన్కమ్ కానీ మన పర్ క్యాపిటా పవర్ యూటిలైజేషన్ అధ్యక్ష నేను ముందు వివరిస్తాను. అవి జరిగినాయి. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने आज असेंबली में कहा कि तेलंगाना गुज़िश्ता 9 सालों से बगैर किसी फ़िरक़ा वाराना फ़साद के अपनी जामे तरक्की के साथ पूरे मुल्क के लिए एक रोल मॉडल बनकर उभरा है। यहाँ मकानात पर बुलडोज़र नहीं चलते बल्कि मुस्तहिक़ लोगों को डबल बेडरूम मकानात दिए जाते हैं। उन्होंने इसे तेलंगाना की सबसे बड़ी कामयाबी करार दिया। अकबरुद्दीन ओवैसी ने मुल्क की मुख्तलिफ़ रियासतों में मुसलमानों के ख़िलाफ़ चल रही नफ़रत की फ़िज़ा पर तबसरा करते हुए कहा कि तेलंगाना वो वाहिद रियासत है जहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और दीगर तमाम तबक़ात मिलजुल कर रहते हैं और ख़ास तौर पर मुसलमान दीगर रियासतों के मुकाबले में काफ़ी महफूज हैं। कि सिर्फ मजहब के नाम पर नाइंसाफी का शिकार या उसको मारा जा रहा है। आज हम देखते हैं कि बातें तो की जाती हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन हिजाब के नाम पे लड़कियों को स्कूल और कॉलेज में जाकर तालीम से महरूम किया जा रहा है। ये मुल्क का हाल है। कहीं अजान के नाम पर नफरत पैदा की जा रही है तो कहीं बीफ के नाम पर नफरत है, तो कहीं पर आज ये हो चुका है कि घर वापसी के नाम पे मारा जा रहा है, या फिर उनको किसी न किसी बात पर, अरे ये मुल्क हर किसी का ही उतना ही है। इस मुल्क पे मुसलमान का भी उतना ही हक है जितना एक हिंदू भाई का है। इस मुल्क पर मुसलमान के साथ साथ हिंदू के साथ साथ सिख का भी वही हक है, ईसाई का भी वही हक है, हर किसी का वही हक है। लेकिन आज मुल्क के हुक्मरान मुल्क की तरक्की की फिक्र नहीं करते, मुल्क की तबाह मईशत की फिक्र नहीं करते, मुल्क की जीडीपी या जीएसडीपी की फिक्र नहीं करते, मुल्क के रुपये के गिरते हुए खदर की कीमत नहीं करते। मुल्क में आज जो अफरा तफरी का माहौल है, खून खराबे का माहौल है, हरियाणा जल रहा है नफरत की आग में, आज मणिपुर जल रहा है नफरत की आग में। तो आज इन सारे चीजों को देखते हुए मुझे आज फख्र होता है कि बहैसियत हिंदुस्तानी मुसलमान मैं यहां खड़ा हूं इस रियासत में और इस रियासत के असेंबली में, तो मुझे फख्र होता है कि आज मैं इस रियासत में अपने आप को महफूज समझता हूं। मैं अपने आप को इस रियासत में बराबर का शहरी अपने आप को तस्वुर करता हूं। इस रियासत में मेरी मां और बहन की इस्मत महफूज है। इस रियासत में हमारे घरों पे बुलडोजर नहीं चलते, आज हमको 2 बेडरूम के घर दिए जाते हैं। आज यही है फर्क मैं कहूंगा कि रियासत तेलंगाना और दूसरी रियासतों में। तो मैं समझता हूं कि इस नफरत की फिजा में जो मोहब्बत तेलंगाना फैला रहा है, इसकी मिसाल सारे हिंदुस्तान को लेनी चाहिए और तेलंगाना के नक्शे कदम पे चलते हुए हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको बराबर का हक देना चाहिए। यह सबसे अहम बात है। और मुझे यह बात यहां पे खड़े होकर यह कहते हुए फख्र महसूस होता है कि 9 साला अचीवमेंट में सबसे बड़ा अगर अचीवमेंट है तो वो ये है कि रियासत में 9 बरस में कोई हिंदू मुस्लिम फिसाद नहीं हुआ, रियासत में कोई हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं हुआ, रियासत में कोई घर नहीं जले, रियासत में कोई इस्मत या इज्जत नहीं लुटी। आज इसी की मिसाल अगर मैं कहूंगा तो लोग कहेंगे कि अकबर साहब खड़े रहकर तारीफ कर रहे हैं केसीआर साहब की या टीआरएस की हुकूमत की। नहीं, मैं तारीफ इसलिए कर रहा हूं क्योंकि यह हक है और यह बात सही है, इसलिए कह रहा हूं। और अगर कि कोई मेरी बात से मुत्तफिक नहीं, मेरी बात को कबूल करना नहीं चाहता तो कबूल ना करे, हर एक को आजादी है। लेकिन मैं कहूंगा कि मैं ये जो बात कह रहा हूं आज से चंद रोज कबल जो हमारा ऑक्शन हुआ रियासत में 100 करोड़ रुपया 1 एकड़ पर जाता है ऑक्शन।
تو کیا یہ مثال نہیں ہے خوشحالی کی؟ کیا یہ مثال نہیں ہے ترقی کی؟ کیا یہ خوشحالی نہیں ہے کہ ہمارے شہر میں، ہماری ریاست میں امن باقی ہے؟ اگر کسی ریاست، کسی شہر میں امن نہیں، لا اینڈ آرڈر نہیں، تو پھر وہاں پہ ترقی کیسے آئے گی؟ تو میں مبارکباد دیتا ہوں ہمارے چیف منسٹر صاحب کو کہ آج ہم کامیاب ہوئے، کہ آج ایک گنگا جمنی تہذیب کے ساتھ ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ مجلسی فلور لیڈر اکبر الدین اویسی نے RPF جوان کے ذریعے ٹرین فائرنگ واقعے میں شہید ہونے والے سیف الدین کی بیوہ انجم شاہین کو چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی جانب سے سرکاری نوکری اور ڈبل بیڈ روم مکان الاٹ کرنے کے علاوہ BRS کی جانب سے 6 لاکھ روپے کی مالی امداد دینے پر شکریہ ادا کیا۔ اکبر الدین اویسی نے اسمبلی میں کہا کہ تلنگانہ محبت پھیلا رہا ہے اور دوسرے نفرت پھیلا رہے ہیں۔ ہم ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی کے درمیان رشتوں کو مضبوط کر رہے ہیں اور وہ اسے تباہ کر رہے ہیں۔ اکبر الدین اویسی نے مزید کہا کہ دوسری ریاستوں میں مسلمانوں کے ساتھ دوسرے درجے کے شہری کے طور پر سلوک کیا جا رہا ہے، لیکن تلنگانہ میں مسلمان خوشی سے رہ رہے ہیں۔ انہوں نے اس کے لیے CM KCR کا شکریہ ادا کیا۔ میں چیف منسٹر صاحب کا ممنون ہوں، مشکور ہوں، KTR صاحب کا بھی شکریہ ادا کروں گا کہ میں نے اسمبلی میں 0 آور میں مسئلہ اٹھایا کہ ٹرین میں 3 مسلمانوں کو مارا گیا، ان میں ایک مسلمان کا تعلق شہر حیدرآباد سے تھا، تو ان کی مدد کی جائے، حکومت کی جانب سے ان کو نوکری دی جائے، 2 بیڈ روم دیا جائے۔ تو میرا مطالبہ نوکری 2 بیڈ روم کا تھا، لیکن KTR صاحب نے اٹھ کر نوکری کے مطالبے کو بھی قبول کیا، 2 بیڈ روم کو بھی قبول کیا، اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ BRS پارٹی کے جانب سے ہم 2 لاکھ اس معصوم بچوں کو دیں گے جو یتیم ہو گئے۔ ہم نے یہ بتایا ہندوستان کو کہ کوئی نفرت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ہم محبت کے ذریعے اقتدار کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ کوئی بانٹنا چاہتا ہے تو ہم ملانا چاہتے ہیں، کوئی توڑنا چاہتا ہے تو ہم جوڑ رہے ہیں، کوئی کمزور کرنا چاہتا ہے تو ہم ملا کر ان کو مضبوط کر رہے ہیں، اور یہی ریاست کی خوشحالی کی ایک نشانی ہے۔ میں اس کے لیے شکریہ ادا کرتا ہوں چیف منسٹر صاحب کا، چندر شیکھر راؤ صاحب کا، KTR صاحب کا، کہ آپ نے ان یتیم بچوں کا خیال کیا، اس بیوہ کا خیال کیا، نوکری دی، 2 بیڈ روم دیا، 2 لاکھ دیا۔ مجلس کی جانب سے بھی ہم ان بچوں کو دے رہے ہیں۔ ہم صرف یہاں کے ریاست کے تعلق رکھنے والے بچوں کو نہیں، بلکہ وہ سارے 3 جتنے بھی 3 لوگ جن کو گولی مار کر مار دیا گیا ٹرین میں مجلس کی جانب سے، ہم ان کے سارے بچوں کو، کسی کو 3 بچے ہیں، کسی کو 4 ہیں، کسی کو 2 ہیں، تو ان سارے بچوں کو 1-1 لاکھ کا مجلس کی جانب سے ہم نے بھی اعلان کیا، ہم بھی ان کی مدد کر رہے ہیں۔ تو میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آج یہ لوگ ملک کو کہاں لے جا رہے ہیں ہم کو دیکھنا ہے۔ ہم کو ملک کو بچانا ہے، ملک کے دستور کو بچانا ہے، ملک کے سیکولرزم کو بچانا ہے۔ آج ہمارا دستور خطرے میں ہے، آج ہمارا ملک خطرے میں ہے ان کی نفرت کی سیاست کی وجہ سے۔ اس ملک پر ٹوپی پہننے والے کا بھی اتنا ہی حق ہے جتنا ماتھے پہ تلک لگانے والے کا ہے۔ اس ملک پر چہرے پہ داڑھی پالنے والے کا بھی اتنا حق ہے جتنا ایک پگڑی باندھنے والے سکھ کا ہے۔ کوئی بھی اس ملک میں دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، لیکن مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہندوستان میں آج مسلمان اپنے آپ کو غیر محفوظ محسوس کر رہا ہے، اور مسلمان کو دوسرے درجے کی شہری کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ لیکن ریاست تلنگانہ میں مسلمان محفوظ ہے اور دوسرے درجے کا شہری نہیں ہے، مسلمان برابر کا وہ حق رکھتا ہے جو ریاست تلنگانہ میں ایک ہندو اور دوسرے مذہب سے تعلق رکھنے والا رکھتا ہے۔ تو اس کے لیے میں مبارکباد دیتا ہوں چیف منسٹر صاحب کو۔ BJP کے معطل لیڈر و گوشہ محل رکن اسمبلی راجہ سنگھ نے آج اسمبلی اجلاس کے دوران چونکا دینے والے تبصرے کیے۔ انہوں نے کہا کہ شاید وہ اگلی اسمبلی میں رکن اسمبلی کے طور پر شریک نہیں ہوں گے، تاہم انہوں نے دھول پیٹ کی عوام کے لیے کچھ اچھے اقدامات کرنے کی حکومت سے گزارش کی۔ راجہ سنگھ کے یہ ریمارکس عوام میں دلچسپی اور خیاس آرائیوں کا موضوع بن گئے ہیں۔ ادھیکشا 2014 سے لے کر آج تک
इस विधानसभा में जब भी आपके आशीर्वाद से मुझे बोलने का अवसर मिला, मैंने मेरी विधानसभा में जिस जाति से मैं हूँ, धुलपेट लोधी समाज से, उस विषय में मैंने कई बार रेस किया है और सरकार से प्रार्थना की है। यही विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था कि मैं धुलपेट आऊँगा और जो भी मेरे से बन सकता है मैं धुलपेट के विकास के लिए, जनता के लिए करूँगा। लेकिन आपको पता है अध्यक्षा, मुख्यमंत्री जी के पास शायद समय नहीं है कि यहाँ से सिर्फ 2 से 3 किलोमीटर दूर ही धुलपेट है, लेकिन मुख्यमंत्री जी नहीं आ सके। लेकिन ये जो विधानसभा है अध्यक्षा, आज आपके आशीर्वाद से जितने लोगों को बोलने का अवसर मिल रहा है, मैं समझता हूँ आने वाले चुनाव में यहाँ से आने वाली विधानसभा में कौन यहाँ रहेगा, कौन नहीं रहेगा, पता नहीं अध्यक्षा। मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, मुझे विश्वास है कि मैं नहीं रहूँगा, क्योंकि बाहर वाले भी और घर वाले भी सभी लोग चाहते कि मैं विधानसभा में ना रहूं। लेकिन मैं आपके माध्यम से मुख्यमंत्री से ये निवेदन करना चाहूँगा कि मैं रहूं या ना रहूं, मेरे धुलपेट की जनता के ऊपर आपका आशीर्वाद रहना चाहिए अध्यक्षा। क्योंकि आज भी अध्यक्षा, वो समय से लेकर ये समय तक धुलपेट की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि कब सरकार द्वारा हमारे ऊपर आशीर्वाद मिलेगा। जो लोग गुड़म्बा करते थे, गुड़म्बा बंद हो गया। आज भी कई लोग बेरोजगार है अध्यक्षा। आज भी आपके सहयोग से, यानी आपके सहयोग के लिए, मुख्यमंत्री जी के सहयोग के लिए प्रतीक्षा कर रहे अध्यक्षा। मैं निवेदन करना चाहूँगा कि जनता के लिए, धुलपेट की जनता के लिए, लोधी समाज के लिए कोई अच्छी सी योजना बनाए अध्यक्षा और उनका भला करे अध्यक्षा। धन्यवाद। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी गुलकार गदर चल बसे। वो गुज़िश्ता कुछ दिनों से बीमार थे और उनका हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में इलाज जारी था। जैसे ही उनके देहांत की खबर सामने आई, कई सियासी कायदीन की जानिब से ताज़ियत का इजहार किया गया। मजलिसी फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने असेंबली में नौजवान नस्ल को नशे की बुरी लत से बचाने के लिए सख्त इक़दाम करने की हुकूमत से गुजारिश की। उन्होंने असेंबली में कहा कि रियासत के शहरों और देही इलाकों में तालीमी इदारों के करीब नशे का जाल बिछाकर नौजवान नस्ल को बर्बाद करने का काम किया जा रहा है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से इस पर सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा किया, जिस पर वज़ीर बल्दी नज़्म व नक्श KTR ने कहा कि हुकूमत रियासत को ड्रग फ्री बनाने के लिए मुमकिन इक़दाम कर रही है। मोहतरम स्पीकर साहब, मैं इससे पहले भी इस मसले को उठाया हूं और आज फिर से उठा रहा हूं, और ये मसला है हमारी नौजवान नस्ल को बचाने का, हमारे यंगस्टर्स को बचाने का, क्योंकि हमारी नौजवान नस्ल हमारे मुल्क का फ्यूचर है। तो मैं ये बात पे आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूँ कि हमारे शहर में और दूसरे छोटे छोटे जो टाउन्स है हमारी रियासत में, वहाँ पे ड्रग्स बहुत ज़्यादा फैलाया जा रहा है। जैसा कि गांजा है उसमें, और कुछ ड्रग्स के टैबलेट्स है, और कई स्कूल की जगह पर इसको तकसीम किया जा रहा है। कॉफ सिरप है, वाइटनर है। और जब मैंने इससे पहले इस मसले को उठाया था तो पुलिस ने कार्रवाई की। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्रवाई करने के बावजूद भी एक जाल बिछाकर हमारी नौजवान नस्ल को तबाह करने का एक मंसूबाबंद अंदाज में ये काम किया जा रहा है। बिलखुसूस स्कूल्स के पास जितने भी पान डब्बे हैं, उन पान डब्बर्स को मॉनिटर करना चाहिए और उनको वहाँ से हटाना चाहिए। और कई स्कूल्स हैं जहाँ पे जिनके करीब लिकर के शॉप्स हैं, वो लिकर के शॉप्स को भी हमको वहाँ से हटाना चाहिए, और आने वाले कल में कोई भी लिकर शॉप को वहाँ पर आने से रोकना चाहिए। मैं फिर से आपकी तवज्जो इस बात पे दिलाना चाहता हूँ सर कि गांजा बहुत फैल चुका है। छोटे छोटे टैबलेट्स हैं वो दिए जा रहे हैं। नौजवान नस्ल कई पब्स में भी हमको मॉनिटर करना पड़ेगा कि वहाँ पर भी कई लोग हैं जो नशे की आदी बनाना चाहते हैं हमारी नौजवान नस्ल को, ताकि हमारी नौजवान नस्ल को ख़राब करके हमारे मुल्क के मुस्तकबिल को ख़राब किया जाए। तो मैं आपसे अदबन दरख्वास्त करूँगा कि हुकूमत इस पे तवज्जो ले और ये ड्रग जो फैल रहा है इसको रोकें, और मेडिकल शॉप्स को भी मॉनिटर करें। ये भी कंपलसरी है, क्योंकि वहाँ मेडिकल शॉप से कॉफ सिरप और मॉर्फिन या दूसरे दवाएं जो फ्री चले जाते हैं उस पर वॉच नहीं रहता है, उसको भी ड्रग इंस्पेक्टर्स के जरिए मॉनिटर करवाएं, और इसको रोकने के लिए जो भी ज़रूरी इक़दाम है करें साहब।
మినిస్టర్ గారు. స్పీకర్ సార్, గౌరవనీయులు అక్బరుద్దీన్ ఓవైసీ గారు లేవనెత్తిన సమస్య చాలా సున్నితమైంది, డెఫినెట్గా చాలా ప్రాముఖ్యం కలిగింది, చాలా ఇంపార్టెంట్ సబ్జెక్ట్ సార్. गौरव मुख्यमंत्री गाరు స్వయంగా పోయినసారి శాసనసభలో ఇచ్చిన మాట प्रकार हाईएस्ट लेवल में डीजीपी साहब के साथ और सारे अजलाओं के पुलिस अफसरों के साथ सीएम सर ने खुद मीटिंग लिया. एक एंटी नारकोटिक्स डिपार्टमेंट भी स्पेशल बनाया, उसको सीवी आनंद साहब को उसका इंचार्ज भी दिया. काफ़ी काम हुआ है, जैसे आपने कहा काफ़ी काम हुआ है, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपसे. आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए, आगे आने वाली नस्लों के लिए जो भी करना चाहिए हमारे तरफ से, क्योंकि बच्चों के स्कूलों के पास अगर पान डब्बा में कुछ गिनौनी हरकत जो अभी अब बताएं, गांजा हो या बाकी जो भी हो, अगर कुछ ऐसा कुछ हो रहा है या वेपिंग हो, जो भी हो रहा है उसको उस पर पाबंदी करना, उसको रोकना हम सबकी जिम्मेदारी है. पूरी तरह से 100% विथ फुल फोर्स वी विल एक्ट सर. बट द इशू इज नॉट ओनली कन्फाइंड टू आवर स्टेट सर, इट इज़ अ पैन इंडिया, इट इज़ ऑल ओवर इंडिया ఉంది సార్. ఇది అన్ని సిటీస్లో ఉంది. ఇట్స్ ట్రూలీ ఎ సాడ్ రిఫ్లెక్షన్. As affluence grows, unfortunately, this is one of the byproducts also, sir. But we will act very sternly, very toughly, and the government is committed to ensuring that the society becomes a drug-free society, sir. We are fully committed, and I fully agree with my friend. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक. मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है. आइए बढ़ते मजीद खबरों की जानिब. हल्के बहादुरपुरा से मजलिसी रुकन असम्बली मोहम्मद मौज़म खान ने आज तेलंगाना असम्बली में ओल्ड एज पेंशन, बेवा पेंशन और माजूरीन के पेंशन स्कीम्स की वेबसाइट्स को खोलने का मुतालबा किया और शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी स्कीम की रकम को भी जल्द रिलीज़ करने की हुकूमत से अपील की. सर, मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, 2019 में गवर्नमेंट की वेबसाइट खुली गई थी वजीफ़ों के लिए, जिसमें ओल्ड एज था, विडो पेंशन था और हैंडीकैप पेंशन था. और उसके बाद सर आज तकरीबन 2 साल से ये वेबसाइट बंद है और काफ़ी लोगों को तकलीफ़ हो रही है. मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, जो गवर्नमेंट के वजीफ़ों के लिए वेबसाइट बंद है, आप उसको अगर खुलेंगे तो काफ़ी सहूलत और काफ़ी ज़रूरतमंद लोग क्या बोलते सो इंतज़ार में, हाँ, ज़रूरतमंद लोग इंतज़ार में हैं और अपने नए दरख्वास्त देंगे तो लोगों को अच्छा होगा. और सर ख़ास तौर से शादी मुबारक है, शादी मुबारक के लिए भी लोग अप्लाई करें. शादियां हो जा रही और उसके बाद 1-1 साल का इंतज़ार करना पड़ रहा, उनके चेका नहीं आ रहे हैं. मैं आपके ज़रिए हुकूमत से कहना चाह रहा हूँ, ये चेका भी क्लियर कराने लगाइए और गवर्नमेंट की जो वेबसाइट है वजीफ़ों के लिए वो भी इमीडिएटली खुलाना चाहिए. अगर आप खुलेंगे तो वहाँ पर हमारे काफ़ी गरीब लोगों को, मुस्तहक लोगों को फ़ायदा होगा. शुक्रिया साहब. మినిస్టర్ గారు. గౌరవ శాసనసభ్యులు ఎంఎం శాసనసభ్యులు ప్రస్తావించినటువంటి ఆ వెబ్సైట్ ఓపెనింగ్ విషయం కావచ్చు, అట్లాగే షాదీ ముబారక్ విషయంలో, చెక్ల విషయంలో కావచ్చు, ప్రస్తావించిన అంశాలని నోట్ చేసుకున్నాను అధ్యక్ష. हल्के कारवान से मजलिसी रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने आज असम्बली में बात करते हुए शहर हैदराबाद में वाक़े निज़ाम, मिलिट्री क्वार्टर्स और दीगर डिफेंस अराजियात को रेगुलराइज करने की हुकूमत से दरख्वास्त की. स्पीकर साहब, मैं आपके ज़रिए से हुकूमत को ये बताना चाह रहा हूँ कि पिछले कई सालों से जो हल्के कारवान के अंदर और हैदराबाद शहर के अंदर एक 5 मकामात पर जो डिफेंस निज़ाम मिलिट्री क्वार्टर्स के नाम से जाना जाता है, और इसको साबिक़ा में 2009 के दरमियान में एक जियो आया था, जो जियो नंबर 166 और 264 के नाम से, उसके कई मरतबा मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब ने कई मरतबा नुमाइंदगी करे, और हालिया में 2019 के दरमियान में हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से और मिनिस्टर साहब से नुमाइंदगी करने के बाद एक जियो आया
जो 118 और वो हैदराबाद नहीं तेलंगाना के अंदर जहाँ जहाँ पर भी जो डिफेंस लैंड है वहाँ पर रेगुलराइज करने के लिए जो रिलीज हुआ था, मगर आज हैदराबाद के अंदर जो 5 मकामात पर है वो आज भी पेंडिंग है। और ये तमाम तफसीलात मैं साबिक़ा में प्रिंसिपल सेक्रेटरी रेवेन्यू को और मेरी जमात की जानिब से कलेक्टर हैदराबाद से भी मुलाकात कर बताया था। ये जो जियो है 118 और इसको रेगुलराइज करने की ज़रूरत है, मैं आपके ज़रिए हुकूमत को बताना चाहूँ। మినిస్టర్ గారు, గౌరవ శాసనసభ్యులు కౌసర్ గారు లేవనెత్తినటువంటి జీవో 118 అంశాన్ని నోట్ చేసుకున్న అధ్యక్ష, ముఖ్యమంత్రి గారికి విషయం తెలియజేస్తాం అధ్యక్ష। मिस्टर वर्ल्ड मीर मोहतशिम अली खान को नेशनल अवार्ड भारत के अनमोल से नवाजा गया है। BBN के नुमाइंदे सैयद जमील ने इस ज़िमन में मीर मोहतशिम अली खान से ख़ास बातचीत की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा और नौजवानों को क्या मैसेज दिया। नाज़रीन, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद जमील अहमद। आया हूं हिंदुस्तान नहीं बल्कि दुनिया के मशहूर और मारूफ शख्सियत जो कि हिंदुस्तान का नाम रोशन करते हुए हालिया में अवार्ड लेकर आज हमारे बीच में तशरीफ़ लाए हैं। तो आइए मैं उनसे बात कराने की कोशिश करूँ। आदब मोहतशम साहब, BBN न्यूज़ चैनल में आपका इस्तकबाल है। पहले तो BBN न्यूज़ चैनल की जानिब से आप जो भारत के अनमोल नेशनल अवार्ड लेकर आए हैं, इसकी बहुत बहुत मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा BBN न्यूज़ का जो आज आप के इंटरव्यू मेरा कर रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह भारत के अनमोल अवार्ड मुझे दिल्ली में डॉक्टर अम्बेडकर इंटरनेशनल सेंटर में मुझे दिया गया। और आप तमाम लोगों को मालूम है कि मेरे बॉडी बिल्डिंग में 30 साल मुकम्मिल हो चुके हैं, 1993 से लेकर 2023। और इसी में रेलवे में भी मेरे सिल्वर जुबली मुकम्मिल हुई 25 साल। 1997 नवंबर में मैं रेलवे ज्वाइन किया था। और मेरे टाइटल्स को देखते हुए मिस्टर वर्ल्ड सिल्वर मेडलिस्ट और मसलमेनिया यूनिवर्स में मुझे 6th प्लेस हासिल हुआ था फ्लोरिडा मियामी में। तो नौजवानों को सारा जहान देख रहा है, तो नौजवानों को चाहिए कि अपनी बॉडी का जो अल्लाह ताला ने हमको बॉडी से नवाजा, अच्छी हेल्थ से नवाजा, इसको संभाल के रखना है। इसके बजाय नौजवान अगर ड्रग्स लेता है, शराब पीता है, सिगरेट नोशी करता है या शराब नोशी करता है, ये तो बहुत सेहत के लिए ख़राब है। जो भी चीज़ इस्लाम ने उसको मना की, तमाम चीज़ें जो है इस्लाम जब मना करता है उससे अगर हटके कोई काम करेंगे तो वो हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है, हमारी हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है। तो इसलिए मैं तमाम लोग नौजवानों से कहूँगा, पहले तो आप लोग रात का जागना जो है वो बंद करना है। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो ये क्या है? ये मुहावरा है। लेकिन ये मुहावरा हमको कब कहा गया? ये मुहावरा नहीं, हमको अल्लाह के नबी ने हमको बताया, 1400 साल पहले हमको बताया गया। अल्लाह ताला सूरह नबा में फरमाते हैं, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, वजअलनल लैला लिबासा वजअलनन नहारा माशा। हमने तुमको रात दी है ओढ़ने के लिए, आराम करने के लिए, और दिन दिया है काम करने के लिए। ये कुरान की आयत है। और कुरान का जो उल्टा करेगा, कुरान सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है, कुरान सारी इंसानियत के लिए है। तो सारे इंसानों को मैं कहना चाहता हूँ, उसमें हमारे हिंदू भाई भी है, दूसरे मज़हब के लोग भी है, तमाम लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो रात के जागने का जो ट्रेंड है इसको छोड़िए, जल्दी उठिए और अपनी सेहत का ख्याल कीजिए। आधा घंटा 1 घंटा वर्जिश के लिए अपनी बॉडी को देना ज़रूरी है। ज़हीराबाद रुकने पार्लियामेंट बीबी पाटिल की नुमाइंदगी पर सेंट्रल रेलवे डिपार्टमेंट ने ज़हीराबाद रेलवे स्टेशन को अमृत भारत स्टेशन स्कीम में शामिल किया है और नई इमारत की तामीर और इंफ्रास्ट्रक्चर की तरक्की के लिए 24 करोड़ 40 लाख के फंड्स की मंजूरी दी है। ज़हीराबाद रेलवे स्टेशन में आज एक तकरीब के बाद संग बुनियाद रखा गया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली से ऑनलाइन वर्चुअल इफ्तिताई तकरीब में संग बुनियाद रखा। ज़िला ZP चेयरमैन मंजू श्री जयपाल रेड्डी, शेख फरीद रुकन रेलवे बोर्ड, BRS कायदीन नरोत्तम, CDC चेयरमैन उमाकांत पाटिल, न्यालकल ZPTC स्वप्ना भास्कर, BRS व BJP कायदीन व कारकुनान और रेलवे के अहदेदारान ने इस मौके पर शिरकत की। आज के फाउंडेशन के प्रोग्राम पे आए सो ऑनरेबल गेस्ट हमारे जिला परिषद चेयरमैन मंजू श्री जयपाल रेड्डी मैडम,
हमारे रेलवे डिपार्टमेंट से आए नोडल ऑफिसर मिस्टर गुप्ता साहब, भिक्षुपति, माधव कृष्णा, मधु कुमार, भास्कर राव, उसी के साथ साथ हमारे रेलवे बोर्ड मेंबर शेख फरीद, काशीनाथ, उसी के साथ साथ हमारे पार्टी प्रेसिडेंट बीजेपी नरेंद्र रेड्डी। ये भी एसएस स्कीम में जहरावत तुमकुड़ की है, इसलिए भारत सरकार को आपकी सबकी तरफ से, स्टेट की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। डेफिनेटली जहराबाद रेलवे स्टेशन के लिए 25 करोड़ रुपए की लागत और कामारेड्डी को हमारे 40 करोड़ की लागत से जो डेवलपमेंट करने का, रीडेवलपमेंट का प्रोग्राम दिए, इसलिए बहुत बधाई देना चाहता हूँ। हमारे स्टेट में करीबन 4,418 करोड़ रुपए के 40 स्टेशन डेवलपमेंट करने के लिए आज इनॉग्रेशन होने वाला है। थोड़ी देर में हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर 508 रेलवे स्टेशन और उसके साथ साथ 86 रेलवे स्टेशन का अपग्रेडेशन का भी काम करने वाले हैं। इसका मतलब है कि रेलवे का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए स्कीम लेके आए हुए। रेलवे में जो जो सुविधाएं कम थी वो सुविधाएं पूरा करना बोल के एक अच्छा रेलवे स्टेशन, मॉडल रेलवे स्टेशन और एडवांस होना बोल के ये स्कीम लेके आए। उसमें से ये पार्ट ऑफ द वर्क है, जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया, वेटिंग हॉल्स, टॉयलेट्स, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, क्लीनिंग डेस्क, फ्री वाईफाई कनेक्टिविटी, एग्जीक्यूटिव लॉन्जेस, बिजनेस मीटिंग्स, ऐसे अलग अलग एमिनिटीज देने का इसमें प्रोविजन रखे हुए हैं। डेफिनेटली अभी बताया जैसा इसके पहले भी अपन बहुत सारे डिमांड सरकार की तरफ रखे हुए हैं, उसमें से बोधन बिदर रेलवे लाइन के बारे में हो या तो जहीराबाद सदाशिवपेट संगारेड्डी सिकंदराबाद रेलवे लाइन के बारे में भी डिमांड रखे हुए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीक़ेकार के जरिए बीदर रेलवे स्टेशन की जदीद इमारत का संग बुनियाद रखा। बता दें कि मरकजी हुकूमत की जानिब से अमृत भारत रेलवे स्टेशन स्कीम में बीदर के रेलवे स्टेशन को भी शामिल किया गया है। बीदर से BBN के नुमाइंदे सैयद यदुल्ला हुसैनी के मुताबिक आज सुबह बीदर रेलवे स्टेशन के अहाते में एक तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने ऑनलाइन संग बुनियाद रखा। इस तकरीब की सदारत करते हुए बीदर के रुकन पार्लियामेंट व मरकजी वजीर भगवंत खोबा ने बताया कि बीदर रेलवे स्टेशन को जदीद करने के लिए 25 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। ये काम 1 साल के अंदर तकमील कर लिया जाएगा। इस मौके पर मुकामी कायदीन के अलावा रेलवे अहदेदारान मौजूद थे। ಮುಂಬೈನಿಂದ ಕೇವಲ 1 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬಂದು ಟಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಶಾಸಕರಾದರು. ಆದರೆ ನಾವು ಅಷ್ಟು ಲಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅನೇಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಿ ಅನೇಕರ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತು ಚುನಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಶಸ್ವಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ ನನ್ನನ್ನು ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಸಂಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಕೋತಾ ನನಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಸಂಸದನಾಗಿ ಮತ್ತು ಇವತ್ತು ಸಚಿವನಾಗಿ तेलंगाना रियासती उर्दू एकेडमी की जानिब से भैंसा मंडल के स्कूलों में तदरीसी खिदमात अंजाम देने वाले असातिज़ा मोहम्मद जावेद हिलाल और सैयद आरिफ साहिबान को रियासती सतह के बेस्ट टीचर अवार्ड से नवाजा गया। इस तकरीब का इनेकाद हैदराबाद उर्दू मस्कन खिलवत में रखा गया। इस एजाज़ के बाद मुख्तलिफ गोशों से मोहम्मद जावेद हिलाल और सैयद आरिफ साहिबान को मुबारकबादी का सिलसिला शुरू हो गया है। समाजी और फलाही स्कीमों में हमेशा आगे रहने वाले विकाराबाद मन्नेगुड़ा के MPTC सैयद आदिल अहमद की जानिब से आज विकाराबाद के ओल्ड एज होम में मौजूद ज़ईफ़ और माजूरीन के लिए दोपहर के खाने का इंतज़ाम किया गया। इस मौके पर सैयद आदिल अहमद ने अहले खैर हजरात से अपील की कि ऐसे ज़ईफ़ अफराद की मदद के लिए आगे आएँ। इस दौरान विकाराबाद के कोऑप्शन मेंबर मोहम्मद अफजल शकील, मोहम्मद ज़हीर पाशा और चांद पाशा की जानिब से सैयद अहमद आदिल की चालपोशी की गई, जिस पर उन्होंने तमाम का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर पुडूर के कोऑप्शन मेंबर अयूब, मोहम्मद उबैद, अल्ताफ़ हुसैन, रशीद, शाहरुख और दीगर मौजूद थे। महिमा ओल्ड एज होम में जो है आने का मौका हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खुशी हुई। देखिए काफ़ी यतीम लोग, मिस्किन और बेसहारा लोग हैं जो मोहताज है किसी के, उन लोगों को लोग देख नहीं सकते, लाके जो है यहाँ पे छोड़ के चले गए। सो है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला जो है हमारे चुना उनकी खिदमत के लिए। आज एक वक्त का जो है हम खाना खिलाने का मौका मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र अदा करते हैं हम। और माशरे में जो है अपने को इस पे तवज्जो देने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों पे कई लोग जो है बेसहारा है, अपन जो है खा पी के ऐश कर रहे अपन, तो ऐसे लोगों को भी देखने की ज़रूरत है। लोगों को थोड़ा मालदारों से मेरी गुजारिश है, जो भी है यहाँ पे आके जो है सर्विस करिए, अच्छा है। काफ़ी गरीब गुरबा मसाकिन लोग बहुत है यहाँ पे,
और हमको मौका मिला, अल्लाह का बहुत बड़ा शुक्र है। हम उनको खिला रहे बोल के खुशी इसलिए नहीं कि अल्लाह ताला में कबूल करा, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। हमारे जैसे बहुत लोग हैं, अल्लाह ताला उसमें से हमको चला आज खिदमत करने का मौका मिला, बहुत खुशी की बात है। हमको महिमा ओल्ड एज होम वाला का भी शुक्रिया अदा कर रहे हैं, पूछने के तौर पे हमको चांस दिए खिलाने के लिए यहाँ पे, और पूरे आदिल ग्रुप की तरफ से सभी लोगों का, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी शुक्रिया अदा करते हैं। आदिलाबाद जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर नोकुला देवेंद्र यादव ने कहा कि तमाम सहाफ़ियों को यूनियनों से बालातर होकर मकानात के हुसूल के वाहिद एजेंडे के साथ जिद्दोजहद के लिए तैयार रहना चाहिए। इतवार के रोज़ आदिलाबाद ज़िला मुस्तक़ल के TTDC हॉल में मुनक़्क़िदा इजलास में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहाफ़ियों को दरपेश कई मसाइल पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। बाकायदा मुत्तफ़िक़ा तौर पर जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी का क़याम अमल में लाया गया, जिसमें नोकुला देवेंद्र यादव को जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी का कन्वीनर, बीरकूर वेंकटेश और महेंद्र रेड्डी को जॉइंट एक्शन कमेटी का को कन्वीनर, कटालिनन को खाजिन और सुधाकर पब्लिसिटी सेक्रेटरी के तौर पर मुंतखब किया गया। इसके अलावा दीगर 25 सहाफ़ियों को जर्नलिस्ट जॉइंट एक्शन कमेटी के अरकान के तौर पर मुंतखब किया गया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट फेडरेशन शाख आदिलाबाद के सदर मोहम्मद शाहिद अहमद तवक्कल और वॉइस ऑफ मीडिया शाख आदिलाबाद सदर मोहम्मद शफी और अब्दुल अलीमुद्दीन को रुकन के तौर पर मुंतखब। పోరాటాలు చేస్తూనే వస్తున్నారు, కానీ ఏదో రకంగా వారిని నిరుత్సాహపరుస్తూనే ఉన్నారు. అయితే ఈరోజు యూనియన్లకు అతీతంగా జర్నలిస్టులంతా ఏకతాటికి వచ్చి ఈరోజు మీటింగ్ చేసుకొని ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాం. అందరి తరపున ఒక జేఏసీ ఏర్పాటు చేసుకొని జేఏసీ తరపున మాత్రమే ఇప్పటి నుంచి పోరాటాలు చేసేందుకు నిర్ణయించాము. కానీ ముందుగానే పోరాటాలు చేయడం కాకుండా ఎమ్మెల్యే తదితరులతో మాట్లాడి మా సమస్యలు చెప్పి వాళ్ళు పరిష్కరించని పక్షంలోనే మున్ముందు చర్యలు తీసుకునేలా జేఏసీ నిర్ణయం తీసుకుంది. आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर कैपिटा इनकम में तेलंगाना भारत में नंबर 1। तेलंगाना असेंबली में वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का बयान। तेलंगाना में बुलडोजर नहीं चलते बल्कि मुस्तैक लोगों को डबल बेडरूम दिए जाते हैं, यहाँ हर कोई महफूज। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी का बयान। तेलंगाना की जामे तरक्की के लिए सीएम केसीआर को दी मुबारकबाद। तेलंगाना असेंबली में बीजेपी के मुअत्तल रुकन असेंबली राजा सिंह का चौंका देने वाला तबसरा। कहा शायद वो अगली असेंबली में रुकन असेंबली के तौर पर शरीक नहीं होंगे। तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले इनकलाबी गुलकार गदर का हुआ देहांत। कई सियासी कायदीन ने किया ताज़ियत का इजहार। हैदराबाद समेत तेलंगाना भर में ड्रग्स से नौजवान नस्ल को बचाया जाए। असेंबली में अकबरुद्दीन ओवैसी ने हुकूमत से सख्त कार्रवाई का किया मुतालबा। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।